Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक खबरों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमरीश। और सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Government slashes agri cess for crude palm oil from 20% to 7.5% and on crude soybean oil to 5%. India urges global community to make solar power the priority in energy deployment at the COP26 climate summit in Glasgow. And domestic stock and foreign exchange markets remain closed for a holiday, but Asian markets end mostly lower. सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर कृषि अधिभार 20% से घटाकर 7.5% और कच्चे सोयाबीन तेल पर 5% कर दिया है। भारत ने ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल पक्षों के शिखर सम्मेलन COP26 में वैश्विक समुदाय से सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया और घरेलू शेयर बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार आज अवकाश के चलते बंद रहे, लेकिन एशिया के अन्य बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। और आज की पहली खबर, सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सनफ्लावर तेल पर 2.5% आधारभूत शुल्क समाप्त कर दिया है, ताकि खाद्य तेलों के मूल्य में पिछले एक वर्ष से चली आ रही तेजी को रोका जा सके। कच्चे पाम ऑयल पर कृषि अधिभार को 20% से घटाकर 7.5% तथा कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सनफ्लावर तेल पर इस अधिभार को घटाकर 5% कर दिया है। रिफाइंड पाम ऑयल तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर आधारभूत शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। खाद्य तेलों के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पाम ऑयल, सनफ्लावर तेल और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया है। राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDX पर कच्चे तेल की फ्यूचर्स ट्रेडिंग को स्थगित कर दिया गया है और भंडारण सीमा लागू कर दी गई है। पुनीत, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जिस तरह से तेजी से जो एडिबल ऑयल के दाम बढ़ रहे थे मार्केट में, सरकार ने उसको नियंत्रित करने की एक सार्थक पहल की है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अमरीश, ये बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है, क्योंकि हालांकि इसको कम एप्रिसिएशन मिलती है, बट जो फूड ऑयल, जो ऑयल है, बट ज्यादातर ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। देखिए, पाम ऑयल इंपोर्ट करके फिर उसको यहाँ पर रिफाइन किया जाता है और उसके आगे वैल्यू एडिट जो कंज्यूम करते हैं उसके लिए हम वो बनाते हैं। लेकिन जो क्रूड ऑयल है, और उस क्रूड ऑयल को इंपोर्ट वो ज्यादातर एक ही देश से इंपोर्ट होता है, वो इंडोनेशिया से होता है, और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। और पिछले कुछ दिनों में इसकी जो कीमतें हैं तेल की, वो करीब करीब 2 गुना हो गई है। ना सिर्फ भारतीय बाजारों में, ये वर्ल्ड वाइड एक फिनोमिना है, पूरे विश्व में इसकी कीमतें बहुत बड़ी हैं और करीब करीब सभी देश, बड़े देश जो है, वो इस परेशानी को फेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो सेस कम किया है, और पहले देखिए ये सेस लगा रखे थे क्योंकि डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए था, लेकिन क्योंकि अभी शॉर्टेज है और इन्फ्लेशन ऐसा लग रहा है कि ये दाम और तेज हो सकते हैं, तो सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। मुझे लगता है इससे फूड इन्फ्लेशन में और कमी आएगी, क्योंकि एडिबल ऑयल एक काफी बड़ा हिस्सा है फूड इन्फ्लेशन इंडेक्स का। तो मुझे लगता है इससे काफी फर्क पड़ेगा और इन्फ्लेशन इंडेक्स में इससे काफी राहत मिलेगी। There are two more reliefs also that the government has provided apart from the agri cess slash on palm oil and soyabean oil, both in the crude form, so there is a refining side to it as well, so the refining margin should ideally go up. There is also futures trading in mustard oil on the NCDEX has been suspended. Now that's used as a hedging tool, but also for speculation. Secondly, stock limits have been imposed, so that's another word for quota. How do you see these moves on the part of the government, especially when you're talking about daily consumption and inflationary forces?
So Arjun, you are right. I mean, both inside the futures trading on the MCDX platform was actually the core intention was to allow farmers or to allow traders to hedge the forward position. But lately it has been used excessively for speculation, and speculation invariably leads to hoarding of that commodity because a few people they will try to hoard it and then jack up the prices. So it was leading to speculation and hoarding. And I think both these steps will ensure that this hoarding is reduced. Also, the same sentiment is reflected in the fact that stock limits have been reduced. And again, I think the intention is to prevent hoarding and therefore to bring down the prices, at least control speculation and hoarding in this commodity. Do you see this as a policy continued for other commodities? And do tell us, there is the terminology of effective duty, which has now come down, obviously, because cess has been reduced. But has the import duty also been reduced, or is this just a cascading effect on the landing cost of the commodity? So first question is will the government take similar steps in respect of other commodities? I don't think the government is planning any across-the-board kind of measure, because like we said, all these are emergency measures. And it is possible that 6 months down the line or 1 year down the line, when the supply situation improves, then government may roll back all these steps and restore the current situation. But in whichever commodity government feels that inflationary threat is there, I think that it will be legitimate for them to take such steps to reduce the pressure on the common man. So I don't think this is going to be a policy which is indicative of a broader policy of the government. Has the import duty been reduced, or has it been increased? No, it has not been increased. In fact, if it had been increased, the prices would have gone up even further. So what they have done is they have reduced the effective duty by taking away an element of cess. And cess governments they use it as a balancing tool, actually, if you see. So there is a basic import duty and there is a cess which is imposed on top of it. So it is a cascading effect which they have taken out. लेकिन पुनीत, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड सेस को कम किया है, तो उसका असर आपको नहीं लगता कि किस काम के लिए यूज, एग्रीकल्चर के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए इसको यूज किया जाता है, तो उसका वहां पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे असर नहीं पड़ेगा? देखिए, सेस का जो यूज होता है वो नॉर्मली उस सेक्टर के ग्रोथ के लिए ही होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है. हालांकि मेरे पास ये फिगर नहीं है कि पिछले साल कितना सेस कलेक्ट किया हुआ सरकार ने, लेकिन देखिए ये फिगर बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसका असर जो है फिलहाल इस मौके पर वो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पाम ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. वो सेस इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है और जो आम कंज्यूमर है उसको उसकी काफी भारी कीमत देनी पड़ रही है. तो मुझे लगता है, इसलिए मैंने पहले कहा था कि सरकार इस सेस को वापस रिस्टोर करेगी, लेकिन वो सही समय पे करेगी. जो मुझे लगता है कि इस वक्त ज्यादा फायदा सेस को हटाने में है, इन्फ्लेशन को नीचे लाने में है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो हम बाद में भी कर सकते हैं. Puneet, with this tax policy change that we are seeing, you're saying is short term, will it also bring about a change in the sowing habits of the farmer? Will they make a new selection for crop when it comes to growing the crop because of consumer demand and how it's priced when it's landed in our market? Unfortunately, in this case, it is not going to make a big difference because India does not produce much palm oil. Palm oil is mostly imported by us, and crude palm oil is what we import from Indonesia. So it is basically tinkering with the import price of palm oil to bring down the final product, which is actually then consumed in the kitchens of India. So I think it is not going to make a difference in the way India grows the crop. Mostly it is all imported, and it will make a difference to the importers rather than farmers. और चलते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर. भारत में ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल पक्षों के शिखर सम्मेलन COP26 में वैश्विक समुदाय से सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ग्रिड को परस्पर जोड़े जाने की पहल कम कार्बन उत्सर्जन ऊर्जा प्रणाली के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. श्री यादव हरित ग्रिड पहल एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड थीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. सभी प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा शिखर सम्मेलन में संयुक्त रूप से घोषित इस पहल का भरपूर समर्थन किया.
The IMF has welcomed India's announcement at the COP26 summit on new targets to increase reliance on renewables and reduce the carbon intensity of its economy, including to adopt a net zero target by 2070. Jerry Rice, Director, Communications Department at the International Monetary Fund, IMF, told reporters at a news conference in Washington yesterday that India's actions may help catalyze action in other emerging economies as well as in addressing the climate change challenges. Responding to a question, Mr. Rice said that India is currently one of the world's largest emitters, still heavily reliant on coal for electricity generation. India's significant investment in renewables and climate change adaptation policies suggests it is well positioned to take further steps to reach this new target. He also said that they are heartened by India's focus on achieving progress in the current decade given the urgent need for global mitigation action. And as with other countries, it will be important to follow through with specific actions to contain emissions over the current decade, he added. At the COP26 summit in Glasgow, Prime Minister Narendra Modi made significant announcements, including the bold pledge of India becoming net zero by 2070. Besides the net zero target, Modi also raised India's nationally determined contributions of achieving 450 gigawatt non-fossil energy capacity to 500 gigawatt by 2030. Puneet, we spoke about the switch to hydrogen fuel batteries, for instance, and we didn't speak as much on the solar energy side of it. And if you look at the rise of Prime Minister Narendra Modi to power at the central leadership when he was the Chief Minister of Gujarat, then also he focused on the solar energy and what benefits one can derive from it. So how do you see India right now at an advantage when it comes to the International Solar Alliance? What kind of grid are we building and what is the capacity already been built? So Arjun, you're right. I mean, India, fortunately, so when it came to fossil fuels like petrol, diesel, basically crude oil, we were at a great disadvantage. Of course, India has very little reserves of fossil fuels, and it was importing most of these fuels, which is a burden on our economy as well as on our environment. Now, however, on the other side, if you see, India has huge amount of availability of sun, natural solar energy. And therefore, in going forward, if India is able to build its capacity for solar energy, not only for itself, but an ability to export this energy to other countries, then of course we will be like the new Middle East to some extent, because we have this huge resource available at our disposal. And similarly, if you look at, usually these technologies require a very large domestic market. So when we talk about hydrogen fuel cells, first, the consumption at domestic level has to be very robust, and only then those technologies can be developed. So India, I think, has a great advantage in both these renewable sources, where solar, we know very well because we have been using it, but we don't have the scale of production right now. An ability to produce the components at home. We still import a lot of components for solar energy from countries like China and other countries, which imposes capital cost in India. But I think going forward, we will be able to produce most of these components ourselves and become a major source there. So clearly, I think India has a great advantage in both these fields of hydrogen, liquid hydrogen, as well as solar energy. लेकिन पुनीत, जैसा आपने अभी कहा कि कॉस्ट की जो बात की, अगर हम सोलर एनर्जी पे जिस तरह से भारत सरकार तैयारी कर रही है, बात कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें काफी कॉस्ट आने वाली है उस पे, तो उस कॉस्ट को कैसे मीट करेगी सरकार? और क्या जिस तरह से एक्सटेंसिव लेवल पे सौर ऊर्जा की जरूरत है, क्या उसको हम उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाएंगे? और क्या इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम सोलर एनर्जी को बड़े पैमाने पे इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी देखिए, अभी जो कैपेसिटी है वो स्केल, मैंने जैसे कहा कि बहुत बड़ा स्केल नहीं है, और अभी भी अगर आप देखें तो जो ओवरऑल जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 5 से 7% ही सोलर एनर्जी हम यूज कर पा रहे हैं। इनफैक्ट सोलर एनर्जी के साथ थोड़ा सा ड्रॉबैक ये रहता है कि करीब आधा दिन, यानी जब सूर्य नहीं होता, तो वो जो प्लांट कैपेसिटी है वो आपकी यूटिलाइज नहीं हो रही, उस वक्त हम कोल पावर पर ज्यादातर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो यूज करते हैं। तो सोलर एनर्जी को बैलेंस
सोर्स करना होगा दूसरी एनर्जी सोर्सेज से। लेकिन मुझे लगता है कि और दूसरा ये बात जो आपने बताया कि केपेक्स यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा है अभी भी सोलर एनर्जी के प्लांट लगाने के लिए। उसका मुख्य कारण यह है कि हम ज्यादातर कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं, भारत में उसका प्रोडक्शन नहीं होता, सोलर सेल्स भारत में नहीं बनते, जो वेफर्स जिसे हम कहते हैं या जो सोलर पैनल्स हैं वो हम इंपोर्ट करते थे ज्यादातर। अब मुझे लगता है कुछ ऐसी कंपनीज आ रही हैं जो भारत में ही ये चीजें बनाएंगी, तो वहां भी कॉस्ट में हमें फायदा होगा। काफी लंबा अर्सा है। यदि आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य दिया है वो 50 साल आगे का दिया है। 2070 में वो कहते हैं कि हम जीरो कार्बन एमिशन होगा, तो डेफिनेटली हमें समय लगने वाला है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अब डायरेक्शन सही है तो आने वाले समय में हम स्केल को अचीव कर पाएंगे। हालांकि आने वाले 10 या 20 वर्षों में शायद कोई बहुत बड़ा बदलाव अभी मैं नहीं देखता। Puneet, you spoke about solar panels and how they're installed in a grid formation. Photovoltaic cells, that technology has seen an improvement, innovations in this particular technology. Do you see the International Solar Alliance actually allow for the transfer of technology without the burden of royalty? So you're right. So PV, this is what in fact the wafers that I was talking about are basically photovoltaic cells, the PV cells, and very few countries in the world produce it. Unfortunately, China is one of them, and they do not transfer technology and they do not share this technology with many other countries. But it is available, and I'm sure that going forward, when India really puts its case forward, and when we have demonstrated our capacity to produce, manufacture things at a scale, I think we should be able to access that technology. It should not be that prohibitive for us, but again, I said, gradually as we increase the scale of production, as they see the potential for growth in India, I'm sure we will see international players come in and start manufacturing that in India now. पुनीत, जैसे हमने कार्बन एमिशन की भी बात की इस सम्मेलन में, लेकिन अगर भारत में हम देखें और जो खबर में भी है कि हम कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो आपको क्या ये नहीं लगता कि हमें यहाँ पे और डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है और इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करने की जरूरत है जो कोयले पे उतनी ज्यादा बेस्ड ना हो, तभी हम कार्बन को कंट्रोल कर सकते हैं? अमरीश, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये इसको एप्रिशिएट करना होगा कि पिछले 100 वर्षों में कोयला ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रहा, और देश बहुत बड़ा देश है। देखिए, हम कोई एक छोटा यूरोपियन देश नहीं है जो कि ओवरनाइट हम चेंज कर पाए अपने आप को। इवन जापान को, जब वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट थे और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब वहां एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने अपने को चेंज करने की कोशिश करी, छोटे से देश था जापान, उसको बहुत समय लगा चेंज करने में। तो भारत में ये पुराने प्लांट लगे हैं। आपको ये बताना चाहूंगा कि फिलहाल कोई भी नया कोल प्लांट नहीं लग रहा है देश में। तो आने वाले 30 वर्षों में या 40 वर्षों में जो धीरे धीरे पुराने प्लांट्स हैं वो बंद होते जाएंगे, और जैसे सौर एनर्जी की बात करी, सोलर एनर्जी की बात करी, विंड एनर्जी है, हाइडल पावर है, हम ऑलरेडी ये सब सोर्सेज से एनर्जी, और न्यूक्लियर पावर, ये 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, लेकिन इनका जो पार्टिसिपेशन है बहुत ज्यादा नहीं है, परसेंटेज बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सबका पार्टिसिपेशन या परसेंटेज बढ़ेगा और कोल का कम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नया कोई प्लांट अब कोल का नहीं लग रहा है, और पुराने प्लांट जो है उनको, लेकिन हमें 30, 40, 50 वर्ष तक उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो हमें रियलाइज करनी चाहिए। और साथ में मैं बताना चाहूंगा आपको कि कोयले पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आधारित है। आज कोल इंडिया बहुत बड़े पैमाने पर लोग एम्प्लॉय करता है। तो मुझे लगता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इसके अंदर। वी शुड टेक आवर टाइम टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कोल टू द अदर सोर्सेज। Puneet, for the benefit of our listeners, I'm sure they want to know what net zero is. Is it, the carbon emissions being offset by the conditions in the planet which actually accommodate that emission and then bring it to net zero? Is that the meaning of net zero under the Paris Accord under COP26? Absolutely. So, in fact, a lot of people think that net zero means that we will become zero emitters of carbon. That is not true. We will be the total emission of carbon, and the total absorption by other means will then lead to the total addition to environment zero, which is the meaning of, in the broadest sense. I can't explain in detail here because obviously it's a technical subject, but it would mean that we will no longer add to the carbon burden of the environment. In net, wherever there is emission, we will be able to offset it in some other way. और चलते हैं अगली खबर की ओर।
एशिया के अधिकांश बाजारों में आज गिरावट दिखाई दी। हालांकि भारत में आज अवकाश के चलते शेयर बाजार बंद रहे। जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकेई 0.6%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% गिरा। अन्य बाजारों में हांगकांग शेयर बाजार का हैंग सेंग इंडेक्स 1.5% गिरा, जबकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। और आर्थिक समाचारों में चीन के निर्यात में वृद्धि की दर में अक्टूबर के दौरान मामूली कमी होने का अनुमान था, लेकिन दुनिया के बाजारों में बढ़ रही मांग के चलते निर्यात में मजबूती बनी रही। इससे विश्व में सप्लाई चेन में आ रहे व्यवधान कम हुए और ऊर्जा की मांग के चलते आयात में तेजी दिखाई दी। रॉयटर्स ने विश्व की 22 अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन के बाद यह अनुमान व्यक्त किया है कि अक्टूबर में निर्यात में पिछले वर्ष के मुकाबले 24.5% की वृद्धि हो सकती है। जापान की अर्थव्यवस्था में तीसरी तिमाही के दौरान कमी होने की संभावना बनी रही। कोविड-19 के चलते सप्लाई में आ रही बाधाओं ने उपभोग और आउटपुट को प्रभावित किया। यूरोप में लंदन का फुट्सी और जर्मनी का डेक्स दोनों में ही 0.1% की गिरावट दिखाई दी। फ्रांस के कैक में मामूली गिरावट दर्ज की गई। Yes, Puneet, I would like to bring to your attention two likely sources of problems. So you have the COVID crisis, which is rising in Europe once again, yet we see that the stock markets are on the up. And secondly, in China, where apart from Evergrande, there are other realty groups which are also defaulting on their debt repayments. Is that true? And yet we are seeing that the Chinese and the mainland markets have just fallen marginally. Can you explain that, please? So first thing is, yes, you're right. So China's economic problems are increasing every day, and particularly in terms of the bond market or the real estate market, which is kind of unraveling, I would say. And even today, there have been reports of another developer defaulting on the dollar bonds, and the offshore bonds of Chinese companies are now discounted by about 80% in the market. So, Arjun, I would say that these things take a long time to unravel, because already a huge amount of money, almost $1 trillion, has been invested in Chinese markets by overseas investors. And they're not going to run away overnight and write off the money. So these things will take time, but you can assume safely that Chinese property market is going to slow down over many years. And therefore, I think that part of the economy for China is going to be affected. The other part of the economy is manufacturing and exports to the world. They are struggling with COVID-19 restrictions because China has a zero tolerance policy, where what they do is, even if a single case of COVID is found in a city, then they shut down the entire city. So China has been using that strategy for last few months, and which has caused a lot of disruptions in China. And therefore, supply chains are affected, and we find worldwide there is an impact. Again, like, the world has realized that they can't rely on China alone for supply of goods. Therefore, we have this China plus one policy, because of which we see some manufacturing happening in India now. But again, like I said, it takes 2-3 years for a factory to be set up in India. So all these are long-term changes which will happen and change the landscape of the world economy. But I think for the time being, yes, we are facing all these problems, and they might continue for another 3 to 6 months. लेकिन पुनीत, जिस तरह से कोविड से भारत भी बाहर लगभग आने की कोशिश कर रहा है और बाकी सारे देश भी है, और जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है देश में भी, देश से बाहर भी जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, तो उससे आपको क्या लगता है, जो सप्लाई चेन में जिस तरह के डिसरप्शंस हैं, वो किस हद तक और कब तक आपको लगता है कि दूर होने की संभावना है? अम्बरीश, देखिए, ये बहुत ज्यादा दिन डिस्ट्रप्शन नहीं रहेगा. इनफैक्ट आज ही अमेरिका में फाइजर ने एक दवाई, मतलब एक गोली, उन्होंने पिल जो है वो इजाद करी है, उसका परमिशन मांगी है, और उस दवाई से, नॉर्मल दवाई है जो आप घर में ले सकते हैं, और वो उससे कहते हैं कि 90% जो रिस्क है हॉस्पिटलाइजेशन का और डेथ का, वो खत्म हो जाएगा. तो ये बात साफ है कि आने वाले 1 या 2 महीनों के अंदर ही दुनिया में ऐसी दवाइयां उपलब्ध होंगी जो आसानी से घर में ली जा सकती हैं, और उससे कोविड का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा. तो मुझे नहीं लगता कि कोविड आने वाले 3 या 6 महीने के बाद कोई बहुत बड़ा एक मसला रहेगा इस दुनिया के लिए. डेफिनेटली सप्लाई चेन्स जो अफेक्टेड हैं उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा वापस रिस्टोर होने में, पर मुझे उम्मीद है कि 3 से 6 महीने के बाद सप्लाई चेन्स विल बी नॉर्मल एंड इकोनॉमी विल बी डूइंग बेटर.
Well, let's have a look at the U.S. Stock market. On Wall Street, S&P 500 and Nasdaq rose to record highs yesterday as chipmaker stocks surged following Qualcomm's strong financial forecast, and investors digested the Federal Reserve's decision to start reducing its monthly bond purchases. The Dow Jones Industrial Average slipped from an all-time closing high hit on Wednesday, dragged down by shares of banks, JP Morgan Chase & Company and Goldman Sachs Group. Financials dropped sharply as U.S. Treasury yields fell. So the Dow Jones Industrial Average fell 33 points, 0.1% to close at 36,124. But the S&P 500 gained 19 points, 0.4% to end at 4,680. Nasdaq Composite gained 129 points to 15,940. Qualcomm shares jumped as the company forecast better than expected profits and revenue for its current quarter on soaring demand for chips used in phones, cars, and other internet-connected devices. Meanwhile, with about 420 companies having reported, S&P 500 earnings are expected to have climbed 41.2% in the third quarter from a year earlier, according to Refinitiv IBES. Puneet, very briefly, apart from the rosy picture that the quarterly earnings is painting in this particular story and the stock market index having just fallen marginally, what is a tapering amount in terms of billions of dollars per month or millions of dollars per month? So Arjun, right now, US Fed is pumping $120 billion every month fresh into the market. They plan to reduce it progressively and keep reducing it by $15 billion a month. That is, next month it will be $105 billion. In the month after that, it will be $90 billion. And in 8 months, so that $120 billion, that will be reduced to zero. So that is the plan right now. And they want to, they're not withdrawing money from the market. This is the additional money that they were putting into the market that they're going to stop. So this $120 billion will be brought down to zero in 8 months. Well, let's have a look at the oil market now. Global crude oil prices rose today after OPEC Plus producers rebuffed a U.S. call to raise supply to cool the market, sticking to plans for a gradual increase in output after cuts made in the face of the coronavirus crisis. So Brent crude futures rose 36 cents to trade at $80.90 a barrel. U.S. crude futures gained 60 cents to $79.41 a barrel. OPEC Plus group of major producers agreed yesterday to stick to their plan to raise oil output by 400,000 barrels per day from December, ignoring calls from U.S. President Joe Biden for extra output to cool rising prices. Very briefly, tell us about this supply increase bid by the U.S. government, but they can also increase the output of shale oil into the market at a lower price. Why isn't that the case? Arjun, in fact, a lot of shale oil wells had been shut down last year because the prices had crashed. And a lot of these, again, they take 6 months to a year to come back on production, which is happening. So you find that U.S. oil production has started going up. My own belief is that when I look at the dynamics of this market, I think the worst of this oil price rise is now behind us. I think they will, the peak was about $80-85, which has happened, and they might stay here for a while, but I think next year we should see oil prices normalize and come down a little bit. Very briefly, gold prices. Gold, of course, is ruling at about $1,800. There are, again, the U.S. dollar, if it continues, it starts strengthening, then we could see the gold demand come down a little bit. But right now it is at about $1,800. और चलते हैं अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। पुनीत, इस कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद अमरीश। And before we close, a reminder of the headlines. The government slashes agri-cess for crude palm oil from 20% to 7.5% and on crude soybean oil to 5%. India urges the global community to make solar power the priority in energy deployment at the COP26 Climate Summit in Glasgow. And domestic stock and foreign exchange markets remain closed for a holiday, but Asian markets end mostly lower. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.